ऑनलाइन वाले कैसे बैठे सब लोग, सबका स्वागत, अभिनंदन। बहुत अच्छा। ये किसी बना का रुमाल रह जाएगा, किसका है ये रुमाल? किसका है? इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करो। हैं? इसको बोलो, बोलो हुज रुमाल इज दैट? यस, इंग्लिश तो मैंने पहले कह दिया, ये इंग्लिश तकड़ी है अपनी। रुमाल वो कहते हैं हैंकरचीफ, है ना? देखो आज हम पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं यहां से मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन। मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, क्या यहां से क्वेश्चन आएगा? गारंटीड यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई छोटा एग्जाम हो चाहे कोई बड़ा एग्जाम हो, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। तो यहाँ पे कुछ मेथड तो ऐसे होते हैं, देखो प्रिजर्वेशन एक अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रोसेस। प्रिजर्वेशन में हमने उस समय कहा था कि भैया चीजें खराब क्यों होती है। हम अगर एक बेसिक आइडिया की उस दिन हमने बात की थी कि क्या क्या रीजन होते हैं, रीजन बिहाइंड deterioration of fruits and vegetables. Deterioration of fruits and vegetables. Deterioration of fruits and vegetables. कि फल और सब्जियों के खराब होने के पीछे क्या क्या कारण, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो डिटेरियोरेट होती है उसके पीछे कारण क्या है। तो क्या क्या कारण होते हैं आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि कोई भी फल सब्जी आपने हार्वेस्ट कर ली, अब कहीं को खराब हो, अब उसके खराब होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि डेसिकेशन। जैसे कि डेसिकेशन से हम लोग क्या समझते हैं? डेसिकेशन का मतलब ये होता है कि ड्राइंग मतलब उनके अंदर अपने आप, जैसे टमाटर तोड़ा, पानी की कमी होगी धीरे धीरे और वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा धीरे धीरे। एक कारण तो होता है डेसिकेशन या फिर ड्राइंग। एक होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस मतलब रासायनिक क्रियाएं या फिर कोई न कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी के चलते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खराब हो जाते हैं। कई तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, पॉलीफिनॉल वगैरह, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, या और भी पेरोक्सीडेज वगैरह कुछ एंजाइम होते हैं जो जैसे आप फ्रूट एंड वेजिटेबल हवा के टच में आते हैं काटने के बाद में, तो उनके अंदर कई तरीके की एक्टिविटी, जैसे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो जाती है, बहुत बार तो भूरापन हो जाता है। फल सब्जी को काटा, फिनॉल जो सेल के अंदर फिनॉल होता है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होते ब्राउनिंग हो जाती है, उसको एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं। और कई नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी होती है, आगे पढ़े। और कई तरीके के केमिकल चेंजेस जो होते हैं फ्रूट्स में हार्वेस्टिंग के बाद में, रेस्पिरेशन में चेंजेस होता है, ट्रांसपिरेशन में चेंजेस होता है, उसके चलते खराब हो जाते हैं फल सब्जियां, और भी कई कारण हो सकते हैं। और एक होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी से भी सबसे मेन कारण तो माइक्रोबियल एक्टिविटी ही होता है। हमने कल देखा था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ज्यादातर जो वेजिटेबल्स खराब होती हैं उसके पीछे हमने क्या, कौन से माइक्रोब को माना था? बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया कौन सा था? इरविनिया कैरोटोरा। और ज्यादातर जो फ्रूट्स खराब होते हैं उसके पीछे हमने पढ़ा था पेनिसिलियम स्पीसीज, है कि नहीं, जो फंगस। तो इस तरीके से फल सब्जियां आपकी खराब हो जाती। और भी मैकेनिकल डिटेरियोरेशन भी होता है, मशीनों से तोड़ रहे हो हार्वेस्टिंग के टाइम पे, कोई कट गया, फट गया, टूट गया, फूट गया, वो भी एक तरीके से, वो और दूसरे कारण। मेनली 3 तरीके के कारण है जिनकी वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपकी डिटेरियोरेट हो जाती है। अब हम फल सब्जियों को खराब होने से बचाएंगे कैसे? जनरली हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, कई तरीके के ऐसे सिद्धांत होते हैं, ऐसी विधियां होती है, मेथड प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनके थ्रू वो अपना करके इनको खराब होने से बचा लेंगे। जैसे कि हम लोग उनके अंदर ड्राइंग या डिहाइड्रेशन करते हैं तो उनके नमी की मात्रा, ये तो खराब होने वाला ड्राइंग अलग चीज बात कर रहा था, पर एक हम जानबूझ के उनमें नमी को घटा देते हैं एक सर्टेन तक मात्रा तक, उससे उसके बाद में उसमें कोई भी जो है आपका नमी कम रहेगी तो माइक्रोब वगैरह कम आते हैं उसके साइड। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे हम लोग उस पर रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देते हैं।
लो टेम्परेचर में हम उनको रखेंगे तो उनके अंदर जो भी एक्टिविटी है फिजियोलॉजिकल वो कम हो जाती है, तो फल खराब नहीं होते कई दिनों तक। तो कई तरीके के ऐसे सिद्धांत और विधियां हैं, उनमें कुछ तो टेम्पररी है, कुछ परमानेंट है। टेम्पररी मेथड्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या कोई जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको हम कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों तक खराब होने से बचा सकते हैं। एंड परमानेंट मेथड्स के अंदर हम लोग कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक फूड प्रोडक्ट को खराब होने से बचा लेते हैं। ऐसे तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टेम्पररी मेथड्स। टेम्परेरी मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो आपका असेप्सिस। तो पहला जो सिस्टम है वो आपका असेप्सिस। आपको दो बातें मेरे हिसाब से ध्यान रखनी चाहिए, देखो कौन कौन सी। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो है असेप्सिस और एक है फिल्ट्रेशन। असेप्सिस और फिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, एक क्वेश्चन तो यही आ गया। हालांकि सिद्धांत तो यही है, इसके बाद में एक इससे रिलेटेड टर्म है। ये आप लोगों के पास में कोई भी डब्बा है, कोई भी कैन है, इसमें हम लोग स्टोर करेंगे। ये माइक्रोब वगैरह है, माइक्रोब्स। हम ऐसा क्या करें कि ये माइक्रोब इस प्रोडक्ट के अंदर आवे ही नहीं, तो हम इसकी एंट्री को ही रोक लेंगे। यानी कि यूं करें कि हम इस तरीके की चीजें अपनाएं कि फूड प्रोडक्ट के अंदर माइक्रोब आए ही नहीं, दूर ही रखें इनको। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कीपिंग आउट माइक्रोब। कीपिंग आउट माइक्रोब, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखना। हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीवों को यथासंभव दूर रखना। क्या कहलाता है, वो कहलाता है असेप्सिस। कैसे करोगे, सैनिटाइज करोगे, साफ सुथरा काम लोगे, इंजर्ड, डिसीज इस तरीके के फलों को पहले ही छांट दोगे, हर तरीके का प्रिकॉशन रखोगे ताकि माइक्रोब आसपास आवे ही नहीं। तो आसपास आने नहीं देना, इनकी एंट्री को रोकने को हम लोग असेप्सिस कहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब माइक्रोब आपके आ चुके हैं, आने के बाद में इनको खत्म करेंगे, अपन रिमूव करेंगे, नष्ट करेंगे। तो रिमूवल ऑफ माइक्रोब जो है, रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। तो रिमूवल ऑफ माइक्रोब इज नोन एज फिल्ट्रेशन और कीपिंग आउट माइक्रोब इज नोन एज असेप्सिस। ऐसे सेम टू सेम डेफिनेशन आएगी, एज इट इज, यथारूप। तो ये हो गई अपना पहला। तो पहला जो प्रिंसिपल है उसे हमने बोलना है असेप्सिस। बस एक तो हो गया आपके सामने असेप्सिस, ये इसके साथ साथ याद रखना था। दूसरा जो सिद्धांत है उसको कहते हैं प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर से जो प्रिजर्वेशन होता है वो भी एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं। ये लो भाई, प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर, प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर। बेटे लो टेम्परेचर के अंदर कुछ सिद्धांत आते हैं, तीन चार बातें। बेटे बात क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत पड़ रही, बात करना अलाउ नहीं है, सही नहीं है क्या? ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना सर? नोट्स ऐप पर अपलोड कर दो सर। यस भाई, नहीं किया अभी तक? कर दिए थे ना, हैं? हाँ, ये वाले नहीं हुए होंगे तो कर देंगे। वाह बेटे, ये कर, अब तो बस फाइनल स्टेज है, ये भी कर देंगे, इसके आगे वाले भी कर देंगे, दब पूरे कर देंगे तुम्हारे, ठीक है, शाबाश। अब इसमें छोटी छोटी कई तरीके की चीजें होती, जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं सेलार स्टोरेज। सेलार स्टोरेज, जमीन के अंदर बड़े बड़े सेलार खोद करके उसमें पोटैटो है, ऑनियन है, उन चीज को स्टोर हम लोग करते। इसी तरीके से एक होता है, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन। ये घरों में जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है, जो आपका फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेशन को हम लोग चिलिंग भी कहते हैं, चिलिंग। और एक आप सब लोग पहले पढ़े हो क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या पढ़ा हुआ है क्या आपने, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये एज इट इज आपके ऑप्शन में आ गया कि मिलान करो या फिर कौन सा सही तरीके से मैच नहीं हो रखा। सेलार स्टोरेज में फूड प्रोडक्ट को 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम लोग जो है स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन एसीएफ के एग्जाम में पूछा गया है कि सेलार स्टोरेज में टेम्परेचर कितना रहेगा, 15। रेफ्रिजरेशन में
0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, सिद्धांत है। फ्रीजिंग के अंदर -18 टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फूड प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। और क्रायो प्रिजर्वेशन में आप सभी जानते हो -196 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड नाइट्रोजन। अब इसमें फूड प्रोडक्ट जरूर देखो, क्रायो प्रिजर्वेशन में तो और भी कई बातें होती है, जैसे सीमन वगैरह को भी रखते हैं पशुपालन में नहीं होते। अरे जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान वो जो नलियां होती है उनको नहीं रखते क्या, इंसेमिनेशन वीर्य जो होता है सीमन उसको रखा जाता है ताकि वो खराब नहीं। तो ये चारों तुम्हारे आगे समझो कि मिलान करो इसको, तो इसको मिलान करना। बीच में उल्टा पुल्टा दे दिया, जैसे मैंने जैसे कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपका पेयर है वो आपका मैच नहीं कर रखा है। सेलार दे दिया, आगे लिखा 15। रेफ्रिजरेशन दे दिया, आगे लिखा -18 टू -40। आगे दे दिया फ्रीजिंग 0 to 5, ऐसे दो गड़बड़ दे दिया। इसके आगे सही है तो सबको पता है इसलिए सही दे दी। ऐसा आप लोगों को कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये टेम्परेचर याद रहेगा ही रहेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। ऐसे तो सेलार स्टोरेज, जमीन के अंदर सेलार बना करके उनमें स्टोर करते हैं। और फ्रीजिंग को हम लोग लियोफिलाइजेशन भी कहते हैं, कोई खास बात नहीं है। लियोफिलाइजेशन एक बार बोलना देंगे, लियोफिलाइजेशन। बस फ्रूट जूसेस वगैरह को, इसमें फ्रूट जूस ही एग्जाम में देखो। फ्रीजिंग के अंदर तो आजकल ये जो फ्रोजन फ्रूट एंड वेजिटेबल आते हैं, तुम्हें पता होता, फल सब्जियों को कट करके उनको थोड़ा सा प्रोसेस करके फ्रोजन प्रोडक्ट मिलते हैं आजकल, उनको -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। ये बहुत नया व्यापार चल रहा है आजकल, नए स्टार्टअप्स इसमें बहुत सारे आ रहे हैं। फल सब्जियों को काट करके उसी सेम फॉर्म में थोड़ा सा उसको प्रोसेस करके थैलियों में पैक कर देते हैं। उसी गाजर है, गाजर को कट उसी फॉर्मेट में कर दिया, उसकी सब्जी बना लो आप, लेकिन वो इस टेम्परेचर पे रहना चाहिए तो ही लॉन्ग टर्म के लिए रहे। तो आगे यहाँ पे लिखा क्रायो प्रोटेक्टेंट। क्रायो प्रोटेक्टेंट का मतलब ये क्या होता है, ये उसी फॉर्म में जो मटेरियल आपने स्टोर किया है उसको उसी फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। फ्रीजिंग के कारण कोई लो टेम्परेचर से उनके अंदर जो भी चीजें हैं उसको खत्म होने से बचाते हैं। जैसे क्या क्या काम में ले सकते हैं उसके अंदर, ग्लिसरॉल काम में लेते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड काम में लेते हैं। ये एग्जांपल याद रख सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये यहाँ लिखा है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये एक तरीके से क्रायो प्रोटेक्टेंट है। क्रायो प्रोटेक्टेंट का मतलब जब हम लो टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा दिनों तक हम स्टोर रखते हैं तो उसके अंदर जो चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं या फिर और चीजें होती है, वो सारी की सारी उसी फॉर्म में रहे, लो टेम्परेचर से कोई नुकसान नहीं हो, उसके लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट उसके अंदर मिलाया जाता है। तो उसमें जो है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। बस चलिए आगे। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, असेप्सिस एंड प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर। जो थर्ड मेथड है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर में दो चीजें आती हैं, बस सिंपल एक चीज याद रख लेना, इसमें दो ही बातें हैं, इतना याद रखना बस। पता है क्या, हाई टेम्परेचर में दो बातें हैं, ओनली 4। नंबर 1, देखो प्रिजर्वेशन हम लोग जो हाई टेम्परेचर से करते हैं उसमें दो चीजें आती है, एक तो पास्चुराइजेशन है बेटा, और एक है स्टेरिलाइजेशन। समझे? हिंदी नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, हमारे हिंदी मीडियम इंग्लिश बताने में हिंदी पता नहीं पड़ता। इसमें कहते हैं निर्जमीकरण या जीवाणु विहीनीकरण, इसको हम लोग कहते हैं पास्चुरीकरण या पास्चुरीकरण। समझे? अच्छा, तुमको पता भी नहीं। अब फूड प्रोडक्ट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पे अगर आप लोग गर्म करते हो, वो आपका पास्चुराइजेशन, बस इतना ही याद रखना है। बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप कर रहे हो किसी भी फूड प्रोडक्ट को तो पास्चुराइजेशन। अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान पे गर्म कर रहे हो तो उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, एज सिंपल एज। एसीएफ का एक क्वेश्चन यहीं से आ गया कि पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग। तो पास्चुराइजेशन कहते हैं किसको, फूड प्रोडक्ट को गर्म करते हैं कैसे, अबव बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, 79 और एक कोई ऐसा टेम्परेचर देगा। तो वो सेम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी रिपीट कर दूंगा। तो उसके अंदर था बिलो बॉइलिंग पॉइंट।
100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन में सारे के सारे माइक्रोब मरते नहीं है, इसमें जो है पार्शियली आपका जो है डिस्ट्रॉय होते हैं, पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब, पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पार्शियली या पार्टली खत्म होते हैं, सारे नहीं मरेंगे। जनरली ऐसा कहते हैं कि हार्मफुल सारे मर जाते, अच्छी बात है, हार्मफुल मर जाते तो बेनिफिशियल बच जाते, उधर सारे हार्मफुल प्लस बेनिफिशियल सब कुछ, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब, ऑफ माइक्रोब, क्या बात है। मतलब यहां पे कंप्लीटली सारे के सारे माइक्रोब मर जाएंगे, तभी इसको हिंदी में बोल रहे थे जीवाणु विहीनीकरण, सारे माइक्रोब खत्म, और इसके अंदर पार्शियली सब नहीं मरेंगे। ये प्रिजर्वेशन की टेम्परेरी मेथड है और ये प्रिजर्वेशन की परमानेंट मेथड है, परमानेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, और ये टेम्परेरी है वो परमानेंट। जनरली इसके अंदर फ्रूट जूसेस होते हैं, उनमें पाश्चराइजेशन किया जाता है। फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस में टेम्परेचर 82 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या 92 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम फ्रूट जूसेस को गर्म करते हैं। इसके एग्जांपल में बेटा आता है कैनिंग, जो डिब्बाबंदी करते हैं ना कैनिंग, उस कैनिंग के अंदर जब हम लोग लास्ट में एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग, फ्रूट्स को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वेजिटेबल को 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, वो कैनिंग। तो कैनिंग इसका एग्जांपल। एक इसमें आता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UHT, जिसमें हम प्रोडक्ट को 149 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 to 3 सेकंड के लिए हम लोग एकदम से गर्म करते हैं, बस इसको हम लोग, ये स्टेरिलाइजेशन का एग्जांपल। तो एक लाइन जो एग्जाम के हिसाब से हम याद रखें तो वो ये याद रखें कि पाश्चराइजेशन का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, स्टेरिलाइजेशन में 100 से ऊपर, बस एक इसमें पार्शियली डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें कंप्लीट। कथन कारण में पूछ सकते हैं कुछ, और ये टेम्परेरी मेथड है वो परमानेंट है। इसमें फ्रूट जूसेस को इस पर्टिकुलर 100 से नीचे रहेगा, और इसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर या कैनिंग इसके एग्जांपल है, हल्का सा फुल्का सा ध्यान रखना चाहिए इस तरीके से। और कैनिंग ऑफ वेजिटेबल में यूं है, ये मैंने कैनिंग ऑफ वेजिटेबल इसलिए लिखा है कि कैनिंग में जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसमें फ्रूट को रखते हैं 100 डिग्री फिक्स तापमान पे, तो 100 डिग्री को अगर हम लोग 100 से ऊपर लिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। अरे भाई तुम दोनों आपस में देख देख के मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ कहीं देर से मैं देख रहा हूँ आपस में, क्या है ऐसा, क्या है बोला है? आपस में ऐसी कौन सी फीलिंग का आदान प्रदान तुम्हारे दोनों के बीच में हो रहा है जो हमको नहीं बता सकते हैं? है ना? है मुझे क्या पता, ये इनको पता, हमें तो क्या ही पता। हाँ कई बातें होती, जैसे कि हमारे आज उस मीटिंग में एक लेडी कर्मचारी थी, तो हमारे सर कोई बात बता रहे थे, बताओ कौन सी योजना में है? तो एक बोला कि सामान्य सर, सामान्य। तब लड़के को बोला सर नहीं नहीं सामान्य में नहीं, जनरल, जनरल में। अब देखो, दो यात्री ट्रेन का वेट कर रहे थे, अरे ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी? अरे ट्रेन तो शाम को आएगी। तेरा किसने बोला शाम को आएगी? 7:30 बजे आएगी। हैं? तो ये प्रॉब्लम चल रही है आजकल, है क्या नहीं? तो पता नहीं तुम कौन सी बातें, कई तरीके की बातें होती। हमने यहां तक डन कर लिया, असेप्सिस, प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, तीन चीजें टेम्परेरी प्रिजर्वेशन की कंप्लीट होगी। चौथी चीज है एग्जॉस्टिंग। इसमें इसको एयर एग्जॉस्टिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग एग्जॉस्टिंग ही लिखते हैं, एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग कुछ नहीं होता है, ये चौथे नंबर पे है ना, चौथे नंबर पे ये है। हम लोग जब
फूड प्रोडक्ट को गर्म करते हैं, डब्बों को गर्म करते हैं, तो हवा गर्म होने के बाद में हमेशा हवा बाहर निकलती, ऊपर उठती, तो डब्बों को गर्म करते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है, तो वहां पर निर्वात की स्थिति पैदा होती है, एग्जॉस्ट, बिल्कुल हवा नहीं, वैक्यूम क्रिएट होता है, उसके चलते माइक्रोब पैदा नहीं होते। यहाँ लिखा रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम कैन बाय हीट इज नोन एज एग्जॉस्टिंग। तो हम डब्बों में से हवा को बाहर निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट या ये प्रिंसिपल काम आता है कैनिंग में। ये कैनिंग का मेन प्रिंसिपल है, आगे पढ़ेंगे अपन, ये कैनिंग में काम आता है। इसके बाद में ये तो आपकी टेम्परेरी मेथड्स होगी। टेम्परेरी मेथड में एक चीज आपको और ऐड करनी है, एक ऐसे करके निशान लगा लो, क्योंकि आगे तो मैंने लिख रखा है, लेकिन आप यहाँ ऐड करना। तो टेम्परेरी प्रिजर्वेशन में एक चीज और आती है, पांचवा पॉइंट है वो। चार तक तो हो गया, एग्जॉस्टिंग तक चार हो गए, एग्जॉस्टिंग तक चार, उसमें पांचवा ऐड करना है, यूज ऑफ माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स। यूज ऑफ माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स। एक्चुअली माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है लो कंसंट्रेशन के अंदर कुछ आपके प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनको हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं। देखो कौन कौन से, यहाँ पे दोनों चीजें एक बार टेबल छोटी सी बना लेना, आगे वापस बनी बनाई आ रही। इधर तो टेम्परेरी प्रिजर्वेशन है, यहाँ परमानेंट। परमानेंट अगर आप लोग शुगर को काम में ले, शक्कर को शुगर कहते हैं, देखो बेटा शक्कर होती है उसको कहते हैं शुगर। शक्कर को अगर आप 42 टू 50% कॉन्सेंट्रेशन काम में लेते हो तो वो आपका टेम्परेरी प्रिजर्वेशन। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 65% से अबव काम में लेते हो तो वो परमानेंट प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। अगर आप लोग सॉल्ट को काम में लेते हो, यानी नमक को, सॉल्ट नमक को आप लोग काम में लेते हो 6 to 8% कॉन्सेंट्रेशन में, तो टेम्परेरी प्रिजर्वेशन है। एंड 15 to 20% अक्सर काम में लेते हैं, वो आपका परमानेंट प्रिजर्वेशन, ठीक है नहीं। दूसरा, अगर आप लोग जो विनेगर आता है, सिरका, नाम सुना आप लोगों ने विनेगर? तो विनेगर जो आता है सिरका, उसे अगला, एक सेकंड, अगर आप लोग विनेगर को काम में ले रहे हो 0.5 to 1.5%, तो वो टेम्परेरी प्रिजर्वेशन है। अगर आप इसको 2 to 3% कॉन्सेंट्रेशन में काम में ले रहे हो तो ये आपका क्या है, परमानेंट। विनेगर कहते हैं सिरका। सिरका सिरका एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन से बनता है। इस विनेगर में 4 to 5% एसिटिक एसिड होती है। विनेगर में 4 to 5% एसिटिक एसिड होती है। एसिटिक एसिड, कभी क्वेश्चन आ जाएगी विनेगर में कितनी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जब फर्मेंटेशन होता है, किण्वन, तो उसके बाद में क्या बनता है, विनेगर बनता है। कौन से माइक्रोब काम में आते हैं एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में? एसिटोबैक्टर, एसिटाई वगैरह ऐसे। तो अब यहां से देखो तीन क्वेश्चन कौन से आ गए। अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ एग्रीकल्चर वाला, उसमें क्वेश्चन आया कि शुगर की कितनी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो टेम्परेरी प्रिजर्वेशन का काम करती है, तो 42 to 50%, पहला क्वेश्चन। अभी गुड, अभी कोटा यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर के एग्जाम में आया था कि सिरके की कितने प्रतिशत मात्रा टेम्परेरी प्रिजर्वेटिव का काम करती है, तो 0.5 से 1.5। तुमने देखा होगा पेपर, नहीं देखा तो तुम, और ये चीजें तो अनशंट बार आई भी, परमानेंट तो आए दिन आती रहती, तो हमें ये चीजें ध्यान देनी चाहिए, इसको कोने में लिखना कहीं, शाबाश, कोई बात नहीं, तो लिखो तो ठीक रहता है, उससे ये याद रहे। तो अभी तक हमने ये, यहां तक तो टेम्परेरी, ये परमानेंट में वापस रिपीट हो जाएगी आज। ये टेम्परेरी वाली नहीं लिखी है तो उसको डन कर लेना। डन, चलो अब देखो आगे। तो अब हम परमानेंट मेथड की स्टार्टिंग कर लें। परमानेंट मेथड कुछ नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमानेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। परमानेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिंसिपल एंड मेथड साथ में है। परमानेंट मेथड्स कौन कौन से? सबसे पहले इसके अंदर आती है ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन। ड्राइंग, ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, एक्चुअली
ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में एक अंतर तो ये है बेसिक, वो ये है कि ये आपका एंशिएंट मेथड है, ये बिल्कुल नेचुरल ड्राइंग। ड्राइंग जो होती है मतलब जब आप लोग, दोनों का ही मतलब होता है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, नमी को कम करना आपने। अब नमी को कम करना है तो आप लोग एक तो धूप में रखोगे, आजकल डिहाइड्रेटर आते हैं आर्टिफिशियली, आप लोग नमी को कम कर दोगे। अगर आप 6 to 8% लगभग, तो ज्यादातर प्रोडक्ट के अंदर 6 to 8% तक अगर आप नमी को ले आते हो, उसके बाद में उनमें माइक्रोब नहीं पैदा होते। तो ड्राइंग एक्चुअली एक एंशिएंट मेथड है, सबसे एंशिएंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, सबसे प्राचीन तरीका यही है। जनरली सन ड्राइंग फेमस है, सन ड्राइंग, सनलाइट के अंदर आप लोग रख दो। गांव में तुमने देखा हो मम्मी लोग भिंडी काट के धूप में सुखा दे, सूखने के बाद में डब्बे में भर लेते हैं, साल भर सब्जी में। काचरी होती, काचरी गाँव में, काचरी को काट रहे सब्जी सुखा देते हैं छत पे। सुखाने के बाद में क्या होता है, सुखाने के बाद में कुछ भी नहीं होता है, नमी कम हो जाती है, डब्बे में भर देते। आम होते कच्चे आम, काट के छत पे सुखा दिए, सूखने के बाद में डब्बे में भर दिए, साल भर सब्जी बनाते। वार फली होती है खाद, तो ये एक सन ड्राइंग है, पहले टाइम से ही करते हैं, ये नॉर्मल। इसका मतलब भी वही सेम है, लेकिन अब इसमें आर्टिफिशियल मीन्स है, आप इतनी देर तक सुखा नहीं सकते हो। इसमें ड्राइंग का मतलब होता है सन ड्राइंग या एयर ड्राइंग, मतलब हवा में भी सूखते हैं तो हवा से भी नमी कम होती है, इससे भी होती है, सन और एयर ड्राइंग। इसके अंदर आर्टिफिशियल मेथड है, आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग के अंदर हम लोग कई तरीके की मशीनें वगैरह काम में लेते हैं, जनरली डिहाइड्रेटर ही लेते हैं, डिहाइड्रेटर। इसमें से जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनकी उनका डिहाइड्रेशन या ड्राइंग कितने टेम्परेचर पर करते हैं, और जो वेजिटेबल्स होती हैं उनका हम लोग कितने पे करते हैं। अब इसमें आप लोग देखोगे तो फ्रूट्स के अंदर टेम्परेचर जो रहता है वो 66 to 71 डिग्री सेंटीग्रेड, वेजिटेबल्स के अंदर 60 to 66 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसमें, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कैनिंग, आज या कल हो सकता है आज। जब हम लोग कैनिंग पढ़ते हैं, इसी में एक नोट करके ध्यान रखना है, तो कैनिंग में एक चीज आती है प्रोसेसिंग, जो अभी मैंने बताया था। उस प्रोसेसिंग में एक्चुअली फ्रूट्स का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वेजिटेबल्स के लिए रहता है 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कथन कारण में गड़बड़ कर देता है, ये क्वेश्चन सीयूटी में पूछा गया पहले कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जब हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं उसमें टेम्परेचर जो फ्रूट का रहता है वो कैनिंग में जो प्रोसेसिंग करते हैं उससे ज्यादा रहता है। ये सही बात है, क्योंकि कैनिंग में फ्रूट का टेम्परेचर वेजिटेबल से क्या रहता है, कम रहता है, मतलब फ्रूट है, फ्रूट का टेम्परेचर कैनिंग में तो क्या 100, जो कि सब्जियों से क्या है कम। डिहाइड्रेशन के अंदर फ्रूट का 66 से 71 है, जो कि वेजिटेबल से क्या है ज्यादा है। तो ये सही कम है ज्यादा है, तो ये हमें याद है, तब तो अपन सही कर लें। आप समझ पा रहे हो। और जो तुम्हारे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उस दिन अपन बात कर रहे थे ड्राइंग डी, तो एक्चुअली ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में बहुत अंतर होता है। बेसिक तो ये दोनों का ही मतलब होता है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। अब उसमें थोड़ा वो फिजिक्स वाले हैं, वो जो पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स फिजिक्स आईआईटी वाले, उसके हिसाब से डिहाइड्रेशन ड्राइंग का मतलब, तो वो लाइन लिख लो आप लोग, एक लाइन में वो सेम ही है, तो वो उन्होंने वहां से लाइन कॉपी की है, ये किसी किताब में नहीं है, अपनी जो उस क्वेश्चन में आ रखा है वो अपने किसी भी किताब में वो डेफिनेशन नहीं जो आप लोग उस क्वेश्चन में दे रखे, तो उससे मिलती जुलती एक बात है, लेकिन सेम है, आपके समझ में आ जाएगी। इसमें लिखो ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ, ऐसे लिख दो, मेरी लैंग्वेज में लिख दो लगभग मिलती जुलती, क्योंकि अंग्रेजी अपनी बहुत अच्छी है। ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट, रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर को कहते हैं, ब्रैकेट में लिख देना वाटर। ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर फ्रॉम सॉलिड, सेमी सॉलिड, ऑब्लिक करना था है ना, सॉलिड ऑब्लिक सेमी सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड।
whereas dehydration is removal of moisture या removal of water या removal of moisture from water containing compound या substances. Dehydration is removal of moisture from water containing compound या कोई भी सब्सटेंस. ये चीज उसके अंदर पूछी. अच्छा था ये क्वेश्चन. ये हर किसी के भी सही नहीं हुआ होगा 1%. अच्छा क्वेश्चन है. जो हमने देखा था ना पीजी में, तुम एक दिन बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन में. ये तो मैंने कल एक डिहाइड्रेशन की पूरी किताब के अंदर वो 20-30 पेज में उनको एक एक लाइन पढ़ा तो वो कहीं भी नहीं मिला. जो सबसे फेमस श्रीवास्तव की किताब आती है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, गूगल पे सर्च किया तो कहीं नहीं मिला. फिर मैंने एक जगह चेक किया उसको तो वो डेफिनेशन लगभग सेम सेट हो गए. वो ये चीज तो एक बार पढ़ना है कि नहीं. तो ये बाकी जो मेन है ये ड्राइंग में तो सन ड्राइंग है, नेचुरल मेथड है और वो आर्टिफिशियल. ये नेचुरल है, ऐसा अपने को आना चाहिए. नेचुरल ना. ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फ्रूट वेजिटेबल की ड्राइंग डिहाइड्रेशन के लिए टेम्परेचर जो भी होता है ये अपने को ध्यान रखना. क्या ध्यान रहेगा? गुड. चलो तो परमानेंट मेथड में ये, इसमें परमानेंट मेथड का पहला जो सिस्टम था वो ये था आपका डिहाइड्रेशन या ड्राइंग, जिसमें ये. दूसरा है प्रिजर्वेशन बाय केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. अब केमिकल प्रिजर्वेटिव में हमें कुछ कुछ बातें याद रखनी चाहिए. इसमें मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से, इसमें टेबल नहीं बनाई मैंने, बनानी चाहिए थी. कोई बात, क्या फर्क पड़ता है, मैं बता देता हूँ तुमको. वैसे तुमको कि जाना थोड़ी है क्या? अरे कि जाना है क्या? तो पहला हमने परमानेंट के अंदर तो कौन सी होगी? ड्राइंग और डिहाइड्रेशन. दूसरा जो इसके अंदर है यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. केमिकल प्रिजर्वेटिव्स बेटे इसके अंदर इनको कहते हैं क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव. क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव. ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है क्लास फर्स्ट कौन से, क्लास सेकंड कौन से. फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर एपीओ 1955 के अनुसार दो ऐसे प्रिजर्वेटिव है जिनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस एक्ट के थ्रू इनको जो है परमिट कर रखा है. बहुत बढ़िया. डॉक्टर संजय आचार्य का फोन आ रहा है. वो चल रही थी लाइन, थोड़ा लंबा आ गया इसलिए पता नहीं. और 2 अदर्स आगे लिखा है डॉक्टर संजय आचार्य और 2 अदर्स. इसका मतलब क्या? सबका फोन एक साथ आ रहा है? कॉन्फ्रेंस हो सकता है इसका मतलब? ऐसा थोड़ी आता है. चलो तो ऐसा है. वो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है तो परसों कोई चीज पूछनी थी मेरे को ऐसे जनरल नॉलेज के लिए. मैंने कहा सर ये थोड़ा डाउट है. कई बातें होती देखो, पूछना चाहिए. नहीं आती तो चीज पूछने वाला अच्छी बात रहती. मतलब कंफ्यूजन हो तो क्लियर करना ठीक रहता है. तो उनसे से चर्चा करनी थी तब तो जब काम था तब तो है कि तोरण पे घोड़ो चार के फरतो ही आरू बात. ऐसे गांव में कहावत फेमस, जैसे कि तोरण है, तोरण के टाइम पे घोड़ा चाहिए चाहिए. घोड़े का महत्व तो तोरण पे है, बाकी कोई मतलब नहीं. तो तोरण का टाइम है कि अरे बस इसको थोड़ा चारा खिला के लिया था. ठीक है, तोरण पे घोड़ा चारे तू के फरतो ही आ रही. बाद में तेरे घोड़े को क्या करेंगे बता. जब काम पे मेन मौके पे तो फोन ही नहीं उठाया. तो केमिकल प्रिजर्वेटिव फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर में 2 को परमिट कर रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड बेंजोइक एसिड. ये 2 ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट कर रखा है. आपको सल्फर डाइऑक्साइड तो मिलता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से. किससे मिलेगा? पोटेशियम को आप के लिखो तो ज्यादा ठीक है. पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड. एक तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और एक है आपका सोडियम बेंजोएट. सोडियम बेंजोएट. तो बेंजोइक एसिड कहां से मिलेगी? सोडियम बेंजोएट से. सोर्स उसका ये है. सल्फर डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड.
पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को अपन K2S2O5 कहते हैं। इस पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से 57.7% के आसपास जो है सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है इसमें, लगभग इतनी इसमें होती। अब इनकी एक कॉमन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हम जनरल प्रोडक्ट के अंदर काम में लेते हैं, तो इसकी हम लोग लेते हैं 350 to 500 ppm, 300 से 350 ppm हम इसकी जनरल कॉन्सेंट्रेशन काम में लेते हैं। इसकी बेटा हम लोग लेते हैं 600 से 1000 ppm, अक्सर इतनी लेते हैं, जनरली एक लेवे तो 700 ppm। 100 ppm को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01%। 1000 ppm को हम लोग लिख सकते हैं 0.1%, शॉर्टकट में बता रहा हूं ऐसे। तो 100 ppm को 0.01 लिख सकते हैं और 1000 ppm को 0.1 लिख सकते हैं। इसके कॉन्सेंट्रेशन अपन 0.06 से 0.1% तक काम में लेते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट होते हैं खास प्रोडक्ट, उनमें दोनों ही चीजें काम में ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल की हम बात करें, उसमें से दोनों में से कोई भी आपके समझ में आएगा, लो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जो स्क्वेशेस होते हैं, स्क्वेश के अंदर ये ले रहे हो तो आप लोग 350 ppm ले सकते हो। अगर आप लोग स्क्वेश के अंदर ये ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं तो ये 600 ppm लेना पड़ेगा। अगर आरटीएस रेडी टू सर्व जो आता है प्रोडक्ट, आगे बात करेंगे, इसमें ले रहे हो तो 100 ppm ये लो, और अगर ये नहीं यूज कर रहे हो तो 100 ppm ये कर लो, 100 ppm ये काम में ले लो, है कि नहीं। दोनों में से कोई भी, ये एज ए प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, आरटीएस रेडी टू सर्व, ये तो एग्जाम्पल। बाकी जो इन जनरल हम मात्रा काम में लेते हैं वो ये है, ये और ये वाले, है कि नहीं, ऐसा हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये देखो इनको पता चल गया CCSHAU हिसार में है। किसको, किसकी बात करो हिसार में, कौन, संजय जी आचार्य की बात करो क्या, डॉक्टर संजय आचार्य? वो तो गुजरात में है यार, महसाणा में है शायद, महसाणा कॉलेज, दंतेवाड़ा यूनिवर्सिटी में थे पहले, उसी के अंडर में है कोई कॉलेज शायद। महसाणा कहाँ पे है? महसाणा वही है, हरियाणा में है क्या? तो महसाणा तो नहीं चलेगा कहीं आचार्य जी? पहले दंतेवाड़ा गुजरात यूनिवर्सिटी में थे वो, अब पता नहीं वो महसाणा पता नहीं क्या कह रहे थे, या कोई ऐसी गुजरात की जगह बता रहे थे, महसाणा निकल गया होगा मेरे से, हैं? हाँ यूपी में नहीं, या तो उधर हरियाणा से ही बोल रहा तुम। देखो अब इधर, अब एक्चुअली ये किसको टारगेट करता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये बैक्टीरिया को खत्म करेगा, बैक्टीरिया प्लस मोल्ड, यानी कि कवक और जीवाणु को खत्म करने का काम है इसका। और ये किसको खत्म करता है? ईस्ट को करता है, मेन इनका टारगेट ईस्ट। दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं, एआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है वो किसको करेगा, किसको कंट्रोल करता है या किसको डिस्ट्रॉय करता है? तो बैक्टीरिया प्लस मोल्ड को करता है। और ये क्वेश्चन आया फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम कि ये जो है जनरली ये सोडियम बेंजोएट जो होता है वो किसको टारगेट करता है? ईस्ट को करता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जितने भी कलरलेस प्रोडक्ट होते हैं, कलरलेस प्रोडक्ट्स, उनके अंदर इसको हम काम में लेते हैं। और ये जनरली जितने भी कलर्ड प्रोडक्ट होते हैं, कलर्ड प्रोडक्ट, उनके अंदर ये काम में लेते हैं। ऐसा क्यों है कि भाई कलर्ड में ये लेते हैं वो क्यों नहीं ले सकते, मतलब कलर्ड में वो लेते हैं ये क्यों नहीं ले सकते? एक्चुअली अगर कलर्ड प्रोडक्ट के अंदर आपने पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिला दिया तो इसके अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जो पोटेशियम आयन होते हैं वो ये एक तरीके से ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, ये इसके कलर को उड़ा देंगे। अगर आपने टमाटर के सॉस के अंदर जहां हम लोग सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं उसकी जगह आपने अगर ये मिला दिया तो उसमें ये जो कंपाउंड है वो कोई भी कलर को उड़ा देते हैं, उससे वो फीका फीका हो जाता है। इसलिए जितने भी कलर्ड प्रोडक्ट होते हैं, कलर्ड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि टोमेटो से कोई भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप, कैरेट से कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, चुकंदर से कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, पोमग्रेनेट से कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, इसी तरीके से कोई भी आपका प्रोडक्ट अगर बन रहा है मैंगो से, तो इस तरीके से कोई फालसा से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट आपका जामुन से बन रहा है। तो ये जितने भी कलर्ड
आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन सभी के अंदर हम लोग क्या काम में लेते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। समझे बेटा? ये अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्या तुमको ध्यान रहेगा? गुड। तो ये जैसे टमाटर सॉस में क्या ले रहे, फालसा से स्क्विश बन रहा उसमें क्या ले रहे, सब में सोडियम बेंजोएट। वो क्यों नहीं लेते हैं वो तुम्हें कारण बता दिया मैंने, ऐसा होता है, इसकी वजह से रंग उड़ जाता है। क्या है तुमको ध्यान रहेगा? शाबाश। चलो आगे। अब आप लोगों का फेवरेट, ये तो थे क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव, इनमें ऐसी कोई खास बात जो छूट गई? कुछ नहीं। ये क्लास फर्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ है क्लास फर्स्ट, लेकिन क्लास फर्स्ट को भी आगे चलो बना रहे हैं। क्लास सेकंड पहले बता दिए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा, उससे क्या फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या पता आगे लिखे हुए हो, आगे टेबल बनी हुई क्या? बहुत बढ़िया, मेरे ध्यान में रहा। शाबाश, कोई बात, क्या फर्क पड़ता ये। अच्छा ये यहाँ लिखा हुआ, हाँ तो वही तो है, ये सब कुछ लिखा हुआ है इधर, सब कुछ लिखा हुआ है। शाबाश, मजा आया है। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे समझ में आ गई बात बेटा? गुड। अब ये तुम्हारे समझ में नहीं आई, अब आएगी। ये क्लास फर्स्ट है, वो तो क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव थे दोनों ही, और ये क्लास फर्स्ट में है। क्लास फर्स्ट में क्या है? शुगर है, सॉल्ट है, विनेगर है, ऑयल। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ये। हमने टेम्परेरी के अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन पढ़ी 42 टू 50%, इसकी पढ़ी 6 to 8%, 0.5 to 1.5%, और परमानेंट में 65 से ज्यादा 15 to 20 और 2 to 3%। ऐसा तो हमने पढ़ भी लिया। शुगर कौन से प्रिंसिपल पे प्रिजर्वेटिव का काम करती है? ऑस्मोसिस। सॉल्ट भी किस पे करता है? ऑस्मोसिस। एंड विनेगर करता है एसिडिटी, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है। और ये ऑयल एनारोबिक कंडीशन, डब्बे में ऑयल को भर दिया, अब वो तेल से अवायवीय स्थिति पैदा हो गई पूरे में, तो अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव जा नहीं सकता, क्योंकि अवायवीय स्थिति हवा नहीं है वहां पर, तो कैसे रह भाई। अब यहां से अलग अलग क्वेश्चन आता है। तुम्हारे में से फिजियोलॉजी तुम सबने पढ़ी हुई, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी? क्यों थोड़ी थोड़ी पढ़ी? थोड़ी थोड़ी पढ़ाई है तो उतनी चाहिए अपने को, ज्यादा चाहिए नहीं, जितनी पढ़ी उतनी की जरूरत पड़ रही। तो आप में से सबसे पहले मुझे कौन बता रहा है कि ओस्मोसिस किसे कहते हैं? हाई कंसंट्रेशन टू, क्या बात कर, लो टू हाई, उन्होंने बोला हाई टू लो, लो टू हाई, तुम्हारा कुछ हाई टू लो। डिफ्यूजन किसे कहते हैं फिर? लो टू हाई, हाई टू लो। बिल्कुल। अब देखो एक चीज बताता हूं, एक अच्छी चीज बताता हूं, पहले बताई तुमको। वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट। अभी देखो ना, एक अच्छा उदाहरण से तुम्हारे डायरेक्ट फिट बैठ जाएगा। ये अंगूर है, क्या है? अंगूर नहीं, अंगूर का पेड़ है ये अंगूर लग रहे हैं इसमें। ये थोड़ा बड़ा अंगूर है क्योंकि समझाने के लिए। अब अंगूर लग रहे बेटा, बारिश आ गई, ये बारिश, बारिश यानी प्रेसिपिटेशन, ये लो बारिश। अब बारिश हुई तो जैसे ही पानी आया वो अंगूर के इस फ्रूट पे गिरते ही अंगूर के अंदर घुस गया पानी। अंगूर में तो कंसंट्रेशन है, अंगूर में तो शुगर है पहले से अंदर, लेकिन जो पानी आया वो पानी इनके सेल के अंदर एंटर कर गया, इससे अंगूर फट गए। फल फट जाते, बारिश होती, बारिश आती है तो फल क्यों फटते हैं? ऑस्मोसिस के कारण फटते हैं। डेट पाम क्यों फटता है? ऑस्मोसिस। खजूरे होते हैं ना, तो बारिश आती है उस समय खजूर पकते हैं, बारिश आती है तो अपने इंडिया में। तो ये जो वाटर है इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी है, तो ये वाटर जो होता है ये लो कॉन्सेंट्रेशन से लेकर के जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एंट्री करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं अपन? ऑस्मोसिस कहते हैं, इसलिए फल फट जाता है। अब इसका फल फटने का उसका क्या लेना देना है डब्बे का। अब आप लोगों का कोई भी फूड प्रोडक्ट, इस फूड प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट डब्बे के अंदर भर रखा है, इसके अंदर
65% कॉन्सेंट्रेशन है आपकी शुगर की। अब ये आपका भरा हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया आया या फिर कोई भी माइक्रोब आता है, माइक्रोब की भी अपनी सेल होती है, कोशिका होती है। इस सेल के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है पहले से सॉल्यूशन, इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ही ये इसके टच में आएगा, इसका पानी निकल के इधर आ जाएगा। जो वाटर होगा वो लो कॉन्सेंट्रेशन से किधर आ जाएगा, तो टच आते ही ये माइक्रोब खत्म। जैसे ही टच किया, यस कहां पे, ठीक है। हाँ अब देखो, हाँ तो वही मैं कह रहा हूं, रेजिन का मतलब किशमिश है। ये यूं दो चीजें बोली इसने। एक तो चीज बोली कि किशमिश को पानी में डालते तो किशमिश फूल जाती, वही तो मैं कह रहा हूं कि पानी घुस जाएगा अंदर। मैंने यहाँ क्या बोला, अरे तो पानी अंदर ही जाएगा। अरे भाई जो आपका रेजिन है किशमिश, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट। रेजिन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो पानी में डाल दिया तो पानी में कोई कंसंट्रेशन नहीं, तो पानी किधर जाएगा, अंदर ही जाएगा, तो फूले। हाई टू लो कहाँ हुआ, रुको इधर वापस देखो बेटे, ऐसा है सुनो। एक डब्बा तो ये है आपके सामने, ये कोई भी आपका बर्तन है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, अरे इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। इसमें तुमने ये किशमिश डाल दिया। अब इस पानी में तो कोई कंसंट्रेशन है नहीं, लो कंसंट्रेशन या कोई कंसंट्रेशन नहीं। इस किशमिश के अंदर तो कंसंट्रेशन ज्यादा ही है, अरे है कि नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो जो पानी बाहर है, ये पानी अंदर ही तो जाएगा इसमें, तो लो टू हाई में तो जा रहा है? किशमिश के अंदर वाटर से क्या लेना, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट। अपन सोलवेंट सोल्यू की क्या बात आ रही है यहाँ पे, मैं यूं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो सुनो, मैंने कहा कि वाटर का मूवमेंट होना है फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये पानी भरा हुआ, ये पानी भरा हुआ, इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है। इसमें आपने किशमिश को डाला, कोई दिक्कत नहीं, हम डालते हैं तो किशमिश फूलेगा। क्यों फूलेगा, पानी घुस जाएगा अंदर। और तो पानी किधर जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई में जा रहा है, ये नहीं दिख रहा तुमको। अरे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहा मूर्खानंद, इसमें सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। आकल दिमाग किधर से आया तुम्हारे पास। अरे ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें अगर हम लोग मान लो कि इसमें, अब देखना दूसरी चीज वापस, हे भगवान, अब ध्यान इधर देना वापस, अब चुप रहना और इधर ध्यान देना। ये कोई भी आपका बर्तन है, इसमें शुगर का इस बार तो वाटर था, इस बार हमने पानी में अंश शक्कर मिला दी। सॉल्यूशन अपने मान लो कि 80% का सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। इस बार पानी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन हाई है। अब आपने इसमें अंगूर की डुबकी लगाई, इस बार पूरा अंगूर डाला, किशमिश नहीं डाला, क्या डाला, पूरा अंगूर डाला। अब पूरे अंगूर में कंसंट्रेशन थोड़ी लो है, क्योंकि अंगूर से ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की है इस बार। तो अब अंगूर के अंदर से पानी किधर जाएगा, बाहर जाएगा, तो ये अंगूर फूला हुआ किशमिश बन जाएगा। तो वाटर का मूवमेंट लो टू हाई हुआ कि नहीं हुआ, इसका जस्ट उल्टा। इसमें खाली पानी है, इसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है। अरे तो मैंने, रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ डिफरेंट थिंग, वो आरओ अलग चीज होती है, उसमें प्रेशर से जाता है। आप समझे नहीं, फिर से इतनी अच्छी चीज है, किस किस के अभी भी कंफ्यूजन है, और किसके हाथ खड़ा, कोई बात नहीं। किसमिस कैसे फटेगा,
There are different type of solution, hypertonic, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। जब आपका आइसोटोनिक होता है तो फिर आपका सेचुरेशन पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर आपका है कि इसमें भी बराबर है इसमें भी बराबर है तो वो कहीं कुछ नहीं जाएगा। अब इसमें वापस चीज सुन लो एक बार, लास्ट बता रहा हूँ, फिर नहीं हो तो फिर घर जाकर रोना छोड़ दे। सरलतम है मेरे हिसाब से, कोई भी समझेगा इसको। तुम्हारे किस किस के क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो ज्यादातर के क्लियर है, कुछ क्या नहीं। जो मेरे माइंड में ये अंगूर है, हाँ जैसे वो वाटर है उसके अंदर, हाँ वो एक लग है उसमें वाटर, उसमें अंगूर आ गया, अंगूर के अंदर शुगर है मान लो 60%, हाँ वाटर के अंदर 0, हाँ ठीक है। तो अंगूर के अंदर तो वाटर है नहीं, तो वाटर कहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे बाहर, वाटर की मात्रा की बात नहीं हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच कंसेंट्रेशन इज ऑफ दैट वाटर। समझ रहे हो क्या? पानी कितना है समुद्र में डाल दो, चाहे अंगूर को तुमने समुद्र में डाल दिया, पानी ये भगवान, मैं जो याद है ना मेरे को, मैं भूल जाऊंगा उसको। अब इससे दिक्कत पता है कब आती है? जब एक प्रकार का और सॉल्यूशन होता है। देयर वन मोर टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दैट्स कॉल्ड आइटोनिक सॉल्यूशन। आइटोनिक, आइटोनिक का मतलब जब आदमी का खुद का ध्यान टॉपिक पर नहीं रहता, इधर उधर ताकता रहता हो, उसको कहता है आइटोनिक। तो तब ये समस्या आती है। अब मैं वापस कह रहा हूं बेटा, इधर देख, हम कंसंट्रेशन कहते हैं किसको? पहली बात, जैसे कि इस डब्बे के अंदर पानी क्या है? पानी है, वाटर है। इसके अंदर अगर आपने, सर आगे चलो, देखो बच्चा बोल रहा है। अब इसके अंदर आपने खाली 2%, मतलब आपने एक पूरा का पूरा 100 किलो का डब्बा है ये, 100 किलो का पूरा जो है एक वो क्या कहते हैं उसको, पूरा टब है, क्या कहते हैं, बड़ी कोठी एक बड़ी सी, उसके अंदर आपने 100 किलो में 2 किलो शक्कर डाल दी, तो उसमें वाटर आपका 100 लीटर है। इसका मतलब वो पानी की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं, पानी का अमाउंट ज्यादा है, उससे कोई लेना देना नहीं। इसमें आपने 2 किलो शक्कर डाली तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हुई वो 2% हुई। इसके अंदर आपने 60 किलो डाल दी शक्कर तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 60% होगी। तो वो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, पानी कम है ज्यादा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे वापस अब देखना, इधर ये पानी का भरा हुआ पानी, पहले तो डेफिनेशन को समझना कि जो पानी होता है वाटर, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। कैसे जाएगा? यहां किशमिश डाला या पूरा अंगूर ही डाल दो तुम, जहां बारिश हो रही थी तो वो पूरा अंगूर डाल रहे थे अपने एक तरीके से। अब आप लोग यहां पे ध्यान दो, इसके अंदर खाली पानी भरा हुआ नॉर्मल वाटर है। क्या है? नॉर्मल वाटर है। इस नॉर्मल वाटर के अंदर हमने एक अंगूर डाल दिया, नॉर्मल अंगूर डाल दिया। अंगूर के अंदर तो शुगर होती है, अरे अंदर में शक्कर होती है ऑलरेडी, तो उसकी अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? हाई है। उसमें पानी भी है, अंगूर में पानी भी है, लेकिन शुगर ज्यादा, सुक्रोज आपका ग्लूकोज, और उसके अंदर फ्रक्टोज है, तो वो शर्करा है। तो ये इस अंगूर के अंदर कंसंट्रेशन कैसी है? हाई। इसमें हमने कुछ नहीं मिला रखा है, नॉर्मल पानी, तो पानी की कंसंट्रेशन 0। तो डेफिनेशन क्या कहती है? वाटर लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो ये पानी ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो टू हाई कंसंट्रेशन अंगूर के अंदर घुसेगा तो अंगूर फट जाएगा। अंगूर क्या होगा? फट जाएगा। हाँ वो आप लोग पढ़ते हो, मैं वो उतनी रिसर्च नहीं कर रहा, अपन तो नॉर्मल समझा रहा हूँ। फिर तुम वो एंड और वो करूंगा तुम्हारे क्या होगा भाई? अपन ए सिंपल एक बात कर रहे हैं। तो ये पानी किधर चला गया? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। अब इसका उल्टा कर लो, चाहे कोई सी भी तरीके से। अब आपने ये जो यही टब ले लो, ये पानी भरा उसमें आपने शुगर अंदर सेट कर दी, 80% का सॉल्यूशन ले लिया, ये शक्कर है 80% सॉल्यूशन।
इसमें आप किशमिश डाल दो, किशमिश, ठीक है, या फिर इसके अंदर आप लोग जो है अंगूर डाल दो, किशमिश डालो, अंगूर डालो तो ज्यादा ठीक, अंगूर डाल दो, किशमिश डालोगे तो फिर तुम्हारे ये वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इसको भूल जाना, ये अब नई चीज समझा रहा हूं वापस। अब आपने यहाँ पे कोई भी क्या डाल दिया, इसके अंदर अंगूर डाल दिया फिर से। अब इस अंगूर के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 65% है माना कि, तो इस अंगूर की सांद्रता 65, यहाँ इस पानी की इसमें जो है उसकी सांद्रता, सॉल्यूशन की सांद्रता 80% है। तो हमने क्या कहा, वाटर का मोमेंट लो टू किधर होगा, हाई होगा, तो इस अंगूर में से पानी निकल के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये किशमिश ये यूं हो जाएगा सिकुड़ कर, सिंकिंग हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में है, नहीं तो और अकेले में समझाऊं तो ये अपन बैठ के समझा दूंगा ताकि सबका टाइम कटेंगे। तो इस तरीके से बस इतना ही आज के लिए मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेट में भी क्वेश्चन आया कि आपका शुगर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है, ऑस्मोसिस। सीयूईटी के एग्जाम में आया कि आपका जो शुगर से कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम एज ए प्रिजर्वेटिव, किसमें शुगर जो है एज ए प्रिजर्वेटिव काम करती है, जैम के अंदर, जेली के अंदर, मुरब्बे के अंदर, कैंडी के अंदर, इनके अंदर शक्कर प्रिजर्वेटिव का काम करती है, इसमें नमक करता है, अचार में, चटनी में, इसमें जो है आपका विनेगर करता है, इसमें नमक। इन तीनों में से अचार के अंदर आप सॉल्ट भी डाल सकते हो, जो कि सिटी वाला अचार आता है, खारा आता है बिल्कुल, उसमें नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। हम घर पे ऑयल से करते हैं, नमक स्वादानुसार डालते हैं, ऑयल ज्यादा डालते हैं। सिटी में जो आता है उसमें ऑयल नहीं आता, जरूरत के हिसाब से। हम क्यों डालते हैं, क्योंकि खारा नहीं खा सकते अपन ज्यादा, है कि नहीं। तो ऐसे, तो आप इनमें से कोई भी काम में ले सकते हो, आप इसमें ये भी ले सकते हो, ये अचार के अंदर तीनों में से कोई भी काम में ले सकते हो। तो ये तुम्हारे अगर समझ में आया हो तो ठीक है, मजा आ गया आज, लेकिन कोई बात नहीं, आज अच्छा लगा, आज अच्छी चर्चाएं की अपन, हैं? अच्छा नहीं था कुछ? हाँ, किशमिश तुम्हारे कुछ समझ में आया नहीं आया? कोई बात, देखो चीजें अगर अपने को सब पहले से आती है तो हम यहाँ थोड़ी आते है कि नहीं। अरे भाई चीजें सब आती है तो अपन यहाँ थोड़ी आते रहे, सीखने के लिए आए अपन इधर। तो कोई भी डाउट हो तो पूछे, मेरे को नहीं